अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुखेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने दफातर और घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बहुत सारे बेहतरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे और आप देख रहे हैं कि दुनिया बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है, हमारा रहने का जो लाइफ स्टाइल है वो बदल चुका है। और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसके पीछे डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहा है उतना ज़्यादा आपके लिए आसानियां भी हो रही हैं, और फिर टेक्नोलॉजी को देखते हुए चैलेंजेस का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम में आज बिलखुसूस डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट मार्केट हमारी जो है, या एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का कितना किरदार है और क्या कमाल है, और किस तरह से पाकिस्तान जो है सॉफ्टवेयर्स में अपना काम कर रहा है और एक्सपोर्ट्स कर रहा है, ये आज डिस्कस किया जाएगा। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। आपने देखा कि मुसलसल 2 हफ्ते से स्टॉक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बदल चुके हैं। स्टॉक मार्केट आपकी लाख का इंडेक्स तजावुज़ कर चुकी है और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही है। डेफिनेटली इसके पीछे मार्केट जो स्टेबल है, एक बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर का इन्हिसार है, अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, अच्छी तरीके से सिस्टम में वो बिल्ड इन हुए हैं और उसकी वजह से कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसलिए जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेडिंग करने में आसानी हो रही है। कहते हैं ना कि जी स्टॉक एक्सचेंज का बैकबोन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का बैकबोन है इन्वेस्टर्स का एतमाद और सॉफ्टवेयर्स यानी कि टेक्नोलॉजी। फिर आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो स्पोर्ट्स है हमारा, उस हवाले से बहुत सारी खबरें आपके सामने रखेंगे कि आगे जो टूर्नामेंट्स होने, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, इवेंट्स होने, और 2025 में जो कुछ हमने प्लान किया है पाकिस्तान को देखते हुए, स्पोर्ट्स को लेते हुए, वो डिस्कस किया जाएगा। फिर कुछ पीसीबी की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने बदलाव की बात की तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ है आपका क्लाइमेट चेंज। मौसम बदल गया है और ख़ास तौर पे कराची में जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं, और कोयटा में भी जो है मौसम चेंज हो चुका है, पंजाब में भी, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है मौसम चेंज हो रहा है और ठंड आ चुकी है। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आईटी एक्सपर्ट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, वेदर के हवाले से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी उनकी राय लेंगे और आपके सामने रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा आईटी सेक्टर है वो किस तरह से काम कर रहा है, और पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स है उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्या आ सकता है, उसके लिए हमने क्या काम किया है, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उस पर अपनी क्या राय दे सकते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है सैयद शिराज अहमद ने। आईटी एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिया से भी ताल्लुक़ है और बहुत बेहतर तरीके से वो आईटी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, काफ़ी वसी तजर्बा है। जो सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, उसको रन किस तरह से करते हैं, वेबसाइट्स कैसे काम कर रही हैं, एप्लीकेशंस पे कैसे काम हो रहा है, सारा जो आप आईटी का सिस्टम और ये तरीक़ेकार देखते हैं, इसको प्रोसेस देखते हैं, ये इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और एक्सपोर्ट्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम इनकी राय लेंगे। शिराज साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा शिराज साहब, ये बताएं, हम एक्सपोर्ट्स की बहुत बात करते हैं और एक बड़ा ही डिफरेंट एस्पेक्ट है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, तो आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट है इसका हमारी इकोनॉमी पे? इसका इम्पैक्ट आप इस तरीके से जज कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में प्रीवियस लास्ट 5 इयर्स की अगर आप प्रोग्रेस देखें, तो अगर किसी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है तो वो आईटी इंडस्ट्री है। यानी एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जो है वो 30% के हिसाब से ग्रो कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसको कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज़ और अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, इज़ लैकिंग फार बिहाइंड। मींस अगर हम ग्लोबल मार्केट के अंदर अपना पाकिस्तान का शेयर देखें तो इट बेयरली 1% भी नहीं है जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। तो इसमें ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का और जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका एक बड़ा रोल है कि किस तरीके, देखिए पोटेंशियल तो है, नो डाउट कि पाकिस्तान में जो है अराउंड मोर देन 25,000 जो है वो ग्रेजुएट्स पर ईयर कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो पोटेंशियल तो है। बट इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको एक एक्सपोजर देना है इस इंडस्ट्री को, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो अपना एक रोल प्ले कर सकें। और ये जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो अभी बेयरली हमारी 2 to 3 बिलियन डॉलर्स पर हैं, इसको हम इंशाल्लाह आगे फर्दर मोर इंक्रीज़ करें
और जो कि अभी बेयरली 1% हमारा जीडीपी बनता है आईटी इंडस्ट्री का, ये अराउंड 4 to 5% आसानी से जा सकता है अगर हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ में तसलसल होना चाहिए। असल में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस हिसाब से जो तसलसल है पॉलिटिकल उस पॉलिसीज़ का वो नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए आईटी इंडस्ट्री की डिसाइड फ्रॉम ऑल हर्डल्स, जो कि अभी भी हम कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 30% फिगर इज़ अ वेरी गुड फिगर फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इंडस्ट्री, लेकिन इट कैन बी मच बेटर देन दैट। शिराज साहब, हम ये समझ रहे हैं कि इतना दबाव है और उस दबाव के बावजूद आईटी सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर ये मामलात, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, बेहतर हो सकते हैं, तो क्या मामलात रहेंगे? ज़रा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र डालते हैं, क्योंकि वहाँ भी सॉफ्टवेयर्स का बड़ा इन्हिसार है और मंसूर ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर से अपडेट्स लेते हैं। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रोहेल, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूर, ये बताएं कि KSE 100 इंडेक्स इस वक्त कितने पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है? क्या हैपनिंग है स्टॉक एक्सचेंज में? खबरें आ रही हैं कि आज बहुत कुछ हो रहा है और बहुत अचीव करने जा रहे हैं हम, तो इंडेक्स का बताइएगा और स्टॉक एक्सचेंज में आप मौजूद हैं, वहाँ क्या हैपनिंग हो रही है? जी बिल्कुल रोहेल, अब ये समझें कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रोज जो है कोई ना कोई तारीख जो है वो रकम कर रहा है। जब से 1 लाख से तजावुज किया है, जब से इंडेक्स हम देख रहे हैं रोजाना जो है वो अपग्रेड होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है, बल्कि जो डिक्रीज के चांसेस थे वो अब काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। इस वक्त भी जो 100 इंडेक्स जो वो ट्रेड कर रहा है वो 1,04,000 से जायद के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज सुबह भी जब स्टॉक एक्सचेंज का आगाज हुआ है तो मजबूत आशारियों के साथ, मजबूत पॉइंट्स के साथ जो है इसका आगाज हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं यहाँ की सूरत हाल बताऊं तो वफाकी वजीर तरक्की जो है एहसन इकबाल जो है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आए। उन्होंने यहाँ का अभी इस वक्त दौरा भी कर रहे हैं और मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, क्योंकि सारी सूरत हाल जो हमने देखी है, जो 1 लाख से जायद का पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है, उसके बाद हमने देखा था कि गवर्नर सिंध जो है वो भी पहली बार उन्होंने कहा था कि जब से मैं गवर्नर बना हूं पहली बार जो है मैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का मैं दौरा कर रहा हूँ। मेरा दौरा ये पहला जरूर है लेकिन आखिरी नहीं है, मजीद दौरे में अब करूंगा, और लिहाजा काफी ज्यादा सरकार भी हमें पुरुमीद नजर आते जाना है, क्योंकि 17 माह के अंदर हमने देखा कि 40,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखने में आया है। गुज़िश्ता दिनों जो हमने देखी थी, जो मुल्की सूरत हाल थी, जो इस्लामाबाद के अंदर जो वाकयात हो रहे थे, एक दिन के अंदर हमने ये भी देखा है कि 3,500 से जायद पॉइंट जो है वो कम भी हुए। फिर अगले दिन हमने देखा जब सूरत हाल बेहतर हुई इस्लामाबाद की, तो फिर 4,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स जो है पहली बार 1 लाख की सतह को उबूर करने में भी कामयाब हुआ है। तो लिहाजा अब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो भी अब कारोबारी हफ्ता होगा, उसका जो भी दिन गुजरेगा, कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो आपको अब नजर ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंट्स अब जितने भी ऊपर जाएंगे तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार ही ऐसा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है 1 लाख पॉइंट से ज्यादा पे तजावुज कर रहा है, और रोजाना कोई ना कोई पॉइंट जो आपको देखने में मिलेंगे 1 लाख से। साथ ही हमने देखा कि फौरन 1 लाख 1,000 हुए, फिर आज जो है 1,04,000 से जायद के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो एक्सपर्ट है उन्होंने काफी ज्यादा ये कहा है कि मजीद जो है शाम तक जो है जब ये इख्तिताम पजीर होता है, जब आज का दिन जो है कारोबारी जो दूसरा दिन जो चल रहा है, तो इसके ऊपर ही देखने में आ रहा है कि आज भी कोई ना कोई इख्तिताम तक जो है मजीद जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कायम हो सकते हैं। इसके अलावा सरमायाकार जो है वो काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहा है, काफी ज्यादा सरमायाकारी करते हुए नजर आ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैं आपकी बात बताऊं तो दुनिया की जो बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर दूसरे नंबर पर आ चुकी है। और किसी भी मुल्क की मईशत की सूरत हाल नापने का ये पैमाना होता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाता है कि उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस तरह से जो है वो कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से उसकी कारकर्दगी जा रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कहा जा रहा है कि मुल्क की दुनिया की दूसरे नंबर पर बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में अब इसका शुमार हो रहा है। इसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरून मुमालिक से जो सरमायाकार आ रहा है, खासकर जो पाकिस्तानी है, वो सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्ट करने के लिए अब यहाँ पर जो है रुख कर रहे हैं पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के जो खासकर छोटे ताजिर हैं वो भी अब हमें देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है उनकी जानिब से वो जारी है। और लिहाजा हर दिन के इख्तिताम के ऊपर जो है एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, जिससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि कितने शेयर्स का जो कारोबार हो रहा है। तो लिहाजा ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा है कि 1 अरब जायद से जो शेयर्स में कारोबार ट्रेडिंग हुई है, और आज भी कहा जा रहा है कि इसी तरीके से कारोबार में जो है वो ऊंची आती रहेगी। कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि बीच बीच में डिक्रीज हुआ करेंगे, मंदी हमें जरा सी देखने में आया करेगी, वो कारोबार का हिस्सा होता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कि वो जो है किसी भी कारोबार का हिस्सा होता है। मंदी आना जाहिर सी बात है, वो मंदी आती रहेगी बीच में, क्योंकि कुछ वजूहात होती हैं जिसके पास आएंगी। लेकिन अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डेली आप कोई ना कोई जो है रिकॉर्ड बनता हुआ देखेंगे जरूर। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनता हुआ देखेंगे। मंसूर ज़िया, थैंक यू सो मच, आपने अपडेट किया। और इस वक्त मार्केट जो है
वो बुलिश ट्रेंड अबूर कर रही है। एहसन इकबाल साहब स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मस्बत तरीके से आगे चल रही हैं। इकॉनमी की बात करें तो वो भी आप देखें, पॉलिसी रेट सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो बैरूनी सरमायाकारी है वो रुख की हुई है पाकिस्तान का। सऊदी अरब की बिलखुसूस बात करें, चाइना की बात करें और ख़ास तौर पे यूएस कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में आ रही हैं जिसका एक इम्पैक्ट आपका स्टॉक एक्सचेंज की तरफ गामजन है और जो सरमायाकार हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका एतमाद बहाल है। मंसूर ज़िया में अपडेट कर रहे थे। शिराज साहब, सिचुएशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये कहना बहुत दुरुस्त होगा कि किसी भी मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसकी इकॉनमी को रिप्रेजेंट कर रही होती है और ये अनबिलीवेबल है कि इतनी जल्दी हम 1 लाख का इंडेक्स बासानी अबूर कर गए। सर, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, सॉफ्टवेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं? डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज के पीछे भी एक सॉफ्टवेयर है जहां पर सरमायाकार ट्रेड कर रहे हैं, शेयर ख़रीदना है, बेचना है, बाय है, सेल है, होल्ड करना है, फिर उसके बाद जो भी उनकी क्वारीज आ रही होती हैं वो सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के थ्रू हो रही होती हैं। आप समझते हैं कि सॉफ्टवेयर्स का बहुत अहम किरदार है स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी में? सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इसका तो मेन पर्पस ही टू क्रिएट इजीनेस इन वर्क इन्वायरमेंट। इसका सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही होता है कि आपके साथ एक तो एरर फ्री कंप्यूटर जनरेटेड आपके पास रिपोर्ट्स हैं। ज़ाहिर बात है आपके पास जो अभी हमने देखा कि माशाल्लाह हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दिन ब दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे तमाम एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, अनाउंस करना, ज़ाहिर बात है ये सब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही पॉसिबल है कि इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ शेयर्स का जो ट्रेडिंग हो रही है एट द एंड ऑफ द डे हम एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी सॉफ्टवेयर तो का काम ही ये है कि आसानी पैदा करे इंसान की या काम में, और ये तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है सॉफ्टवेयर का। एआई का अब हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डे बाय डे वर्क फोर्स को जो है वो रिप्लेस करने जा रही है और हम देख रहे हैं कि एआई का जो रोल है, एआई का जो इम्पैक्ट है हमारे वर्क फोर्स के वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर, वो दिन ब दिन हमें देख रहे हैं कि हम बढ़ता जा रहा है और ह्यूमन इंटरेक्शन जो है एआई के साथ उसमें भी हम काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस हम अच्छा सर, अभी हम एक बात ये कर रहे थे कि एक पोटेंशियल तो हमें नज़र आ रहा है आईटी का है हमारे मुल्क में और चीज़ें देख भी रहे हैं, फिर एक दबाव भी है। 2-3 फैक्टर्स बड़े अहम हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है इससे बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से कुछ सैंक्शंस भी हैं, फिर इंटरनेट क्राइसिस भी है, कुछ एप्लीकेशंस का, ब्राउज़र्स का और दीगर इश्यूज भी चल रहे हैं, फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा है। ऐसे में इस सिचुएशन में हमारा ये जो आईटी का सेक्टर है इसका कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान यानी एक अराउंड अगर हम एक रफली एस्टिमेट करें तो अराउंड 30 मिलियन फ्रीलांसर जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। 30 मिलियन फ्रीलांसर जो है वो किसी ना किसी अब रोल के अंदर एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अपना एक रोल प्ले कर रहा है। और जाहिर बात है जब भी कभी सैंक्शंस लगती हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एक फ्रीलांसर का ही होता है। कंपनीज के पास तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो समहाउ किसी तरीके से सस्टेन कर जाती है, लेकिन जो एक फ्रीलांसर होता है जो कि एक मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपना रोल प्ले कर रहा होता है कि एक अपना ग्रोथ अपना रोल प्ले कर सके किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अभी हमने देखा कि लास्ट वीक जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस रही, हमारा इंटरनेट आउटरीच हुआ, तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ज़ाहिर बात है एक फ्रीलांसर के लिए ही ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी सर्विसेज तभी अवेल कर सकता है जब वो उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम ये एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और अभी जो चैलेंज आ रहा है, जो यूथ और जो लोग ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स की हम बात करेंगे, वो काम कर रहे हैं, बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डेडलाइंस मीट करनी होती है, वो हो नहीं पा रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर अगर हम लोकल एक्टिविटीज़ की बात करें जो हमारे शहर और मुल्क में हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन एजुकेशंस, ठीक है, उसमें हडल आ रहा है, राइडिंग सर्विस लोग यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए, कम्यूट के लिए, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, फूड डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, टिकट्स कराने हैं, तो यानी कि हम इतना कनेक्ट हो चुके हैं, इसमें अगर ये हर्डल अभी भी रहेगा तो आगे मामलात ज़िंदगी हम कैसे चला पाएंगे? बिल्कुल, अब आजकल की जो हमारा एरा है इसमें तो इंटरनेट समझ लें एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है, जस्ट लाइक योर फूड। अगर इंटरनेट नहीं है तो आपके बहुत सारे जो काम हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी
ऑनलाइन टैक्सी ले लें या फूड डिलीवरी ले लें या राइडर्स की वो ले लें, यानी हर काम आपका इंटरनेट से डिपेंडेंट है। और जाहिर बात है जब ये हर्डल्स क्रिएट होती हैं तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ लोगों पर आता है बल्कि इसका इम्पैक्ट आफ्टर ऑल जो है पाकिस्तान की फाइनेंशियल इकोनॉमी के ऊपर भी वो आता है। आप इसको जस्ट कंपेयर कर लें, हम किसी से कंपेयर नहीं करते, हम अक्सर अपना जो कंपैरिजन करते हैं वो इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इंडिया का देखें, अगर हम इंडिया को टारगेट करते हैं और इंडिया से अपना कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया का जो इस वक्त जो परसेंटेज है आईटी एक्सपोर्ट के अंदर अराउंड द वर्ल्ड वो मोर देन 14% है। यानी आप ये समझिए 14% ऑफ टोटल आईटी एक्सपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, यानी बहुत बड़ी बात है। $200 बिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की, वेयर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान हम तो कहीं भी नहीं है, हम तो 2 से 3 बिलियन डॉलर पे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि हम एक, ऑल्दो इंडिया एक बड़ा कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन जो पोटेंशियल है, जो ब्रेन का हम कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो यूथ है पाकिस्तान की और जितनी टैलेंटेड यूथ है, ये आसानी के साथ हम इसको इंडिया के बराबर नहीं तो एटलीस्ट उसके नज़दीक मध्य मुकाबिल तो ला सकते हैं, कंपेट कर सकते हैं। इसका आप सबसे बड़ा ये देखें कि डिसएडवांटेज कह लें या एक अनफॉर्चुनेट स्टेट कह लें कि आपको अराउंड द वर्ल्ड जितनी कंपनीज जायंट्स मिलते हैं उनके सीईओज आपको इंडियन ओरिजिन मिलेंगे। आपको जो पाकिस्तानी है वो या तो कंट्री से चला जाता है, ज़ाहिर बात है ये सब जब उसको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलती या वो अपनी स्किल्स को सही से यूटिलाइज यहाँ पे नहीं कर पाता, ज़ाहिर बात है फिर अपनी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं बाहर चला जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया वहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आपके पास अगर हम हमारा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है जिसे PSE भी कहते हैं, इसके पास 5000 से ज़्यादा जो है वो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के हवाले से। लेकिन उनका जो रोल है वो या तो ज़्यादातर बहुत सारी कंपनीज हैं वो दुबई ओरिजिनेटेड काम कर रही हैं, यानी एक तरीके से, क्योंकि जाहिर बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का है, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो सारा हर्डल्स क्रिएट होती हैं। जाहिर बात है डेडलाइंस होती हैं, जब क्लाइंट होता है तो उसको डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, और अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट आउटरेज हो जाए और दूसरा डिस्टर्बेंस हो जाए तो जाहिर बात है फिर आप कंपनीज को भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल जो उनको अचीव करने होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो एक इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जाहिर बात है आपकी इकनॉमी पे ही जाता है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे आने वाले वक्तों में हम मज़ीद इसके चैलेंजेस जो हैं उसको मीट करें, और जो 1% शेयर है मेरे हिसाब से इसको एटलीस्ट 3 to 4% GDP पे जाना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ IT पे अब काम इसलिए शुरू हो कि दुनिया इस पे बात कर रही है और मजबूरी बन चुकी है। यूथ में ना एक बड़ी मायूसी है शराज साहब, वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। अगर कोई मैं NED के स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, वो वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ रुकते हैं, वो बाहर से उनको ऑफर्स आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया में चैलेंज है कि इंडियंस लॉबी आपको हर जगह नज़र आ रही हैं, बिलखुसूस IT सेक्टर में। आप देखें कि दुनिया भर में, आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, इवन जापान और चाइना चले जाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs इस वक्त IT एक्सपर्ट्स लगे हैं, वो इंडियन लोग हैं। अब वो इतने ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं और हर आदमी अपने मुल्क के साथ होता है, मुहिब वतन होना कोई बुरी बात नहीं। ऐसे में क्या होता है कि जो लीडिंग बंदा होता है वो आके लॉबीज सेट करता है। हमें नुकसान ये उठाना पड़ रहा है कि हमारा रिसोर्स चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उसको ये सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि AI ने इतना एम्पावर कर दिया है कि अब आप लॉबीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। अब आपको सर्विसेज देनी है चाहे आप जहाँ से भी आपका ताल्लुक हो। तो इस हाइब्रिड सिचुएशन में बताइए कि क्या सोल्यूशन है यूथ एम्पावरमेंट के लिए? देखिए रोहेल साहब, मैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता हूँ आपको कि जैसे ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें 2023 की, तो उसमें वो दिखाता है कि जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स है पाकिस्तान का, वो सिर्फ 10% इस काबिल है कि वो उसकी स्किल्स इस काबिल हैं कि वो एक रोल प्ले कर सकता है IT इंडस्ट्री में। 10%, सिर्फ 10% जो ग्रेजुएट हो रहा है हमारा डेली पर ईयर, जो हम कह सकते हैं कि 25,000 जो है वो पर ईयर हमारा ग्रेजुएट हो रहा है। तो उसमें आप समझ लें कि सिर्फ 2 से 3 हज़ार बच्चा ऐसा है जो कि इतना स्किल्डफुल है कि वो अपना एक IT इंडस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। वरना IT का तो आप समझ लें कि इट इज़ योर स्किल्स, जस्ट हैविंग अ डिग्री इज़ नथिंग।
बिल्कुल इट ऐसे इज़ ही। योर स्किल्स जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाती है, आपको जो है वो नए नए आपके लिए डोर्स ओपन होते हैं, चाहे वो विद इन कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड कंट्री हो। तो जो स्किल सेट है पाकिस्तान की कम, ख़ासतौर पर क्योंकि मेरा ताल्लुक एकेडमिया से भी है, तो इसमें HEC का भी एक रोल है कि वो देखे कि जहाँ इतना ज़्यादा ग्रेजुएट हो रहा है स्टूडेंट, तो वहाँ पे एटलीस्ट 50% जो है वो, ज़ाहिर बात है 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट 50% जो है वो क्वालिटी ग्रेजुएट्स जो है वो आपका प्रोड्यूस हो पाकिस्तान से। तो जब आपके पास क्वालिटी वर्कफोर्स आएगा तो ज़ाहिर बात है वो उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है, वो ना सिर्फ अराउंड द वर्ल्ड होगी बल्कि विद इन कंट्री भी आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा शिराज साहब, प्रॉब्लम क्या है? ये जो 10% हम कह रहे हैं डिग्री मिलने के बाद, और जो हम उसको नहीं सिखा पा रहे या बता पा रहे, या हमारे पास वो टूल्स नहीं है या वो वेपन्स नहीं है जो हम जंग के लिए बच्चे को दे सकें, प्रॉब्लम क्या है? करिकुलम में हम प्रॉब्लम है, या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी डायरेक्शन का तयन क्या है? ये जो गैप है ये क्या समझते हैं आप, क्यों है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, पोटेंशियल भी है। करिकुलम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो HEC का एक NACAC है जो कि कंप्यूटर के उसको करिकुलम को देखता है, उसका एक रोल है। वो ज़ाहिर बात है अप टू स्टैंडर्ड एक करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है, और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसी को फॉलो करती हैं। लेकिन जो ओवरऑल एक यूथ के अंदर समझने के एक मायूसी जो फैली हुई है, और ख़ास तौर पे जो वो देखता है कि यार हमारा जो कंट्री है वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो ज़ाहिर बात है एक वो दिल लगी के साथ जो हम कहते हैं ना कि अपनी पढ़ाई में अपनी उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर बात है उसकी स्किल सेट पे भी आता है, और उसके बाद वो पास आउट तो हो जाता है, डिग्री लेके भी चला जाता है, लेकिन उसके पास वो बेसिक स्किल्स नहीं होते। बेसिक स्किल्स नहीं है। शिराज साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो IT सपोर्ट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्या एप्लीकेशंस बननी चाहिए, वेबसाइट्स पे किस तरह से काम हो सकता है, और एक सिस्टम डेवलपमेंट कितना अहम किरदार IT सेक्टर के हवाले से एक स्टार्टअप में कितना रोल प्ले कर सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें IT इंटीग्रेशन या कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो है भी तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे, फिर आपके सामने सोल्यूशंस रखेंगे। हो सकता है कि शायद आप कोई कारोबार सोच रहे हैं, हम उसका सोल्यूशन दे दें, यही हमारा मकसद है। बात कर रहे हैं कि कोई भी कारोबार शुरू करते हैं आप, तो उसमें IT का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको IT के हवाले से अगर कोई वेबसाइट बनानी है या सर्विस पे काम करना है, एप्लीकेशंस बनानी है, या मैं बहुत मुख्तसर सा बोलूँ कि IT सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। और सैयद शिराज अहमद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, इनसे पूछेंगे। शिराज साहब, कोई अगर स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपना काम करना चाह रहा है, उसमें IT इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। डेफिनेटली आपको वेबसाइट तैयार करनी है, आपको एप्लीकेशंस पे जाना है, आपको सॉफ्टवेयर्स रन करने हैं, आपको पोर्टल्स बनाने हैं, वो आप किस तरह से बता सकते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आती है, और आप लोग ये सर्विसेज आवाम को और कॉर्पोरेट्स को और B2B को दे रहे हैं, तो ये कब से दे रहे हैं और आप लोग के कितने क्लाइंट्स हैं, क्या है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास 15 ईयर्स से जो है वो IT इंडस्ट्री के साथ अटैच हूँ, और IT इंडस्ट्री का आप सबसे बड़ा एडवांटेज ये कह लें कि किसी भी स्टार्टअप के लिए आइडियल सिनेरियो है कि वो अपना IT बिजनेस स्टार्ट करे। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक कि आपके पास मिनिमम बजट होना चाहिए किसी भी IT स्टार्टअप को सेट करने के लिए। ज़ाहिर बात है आपको कोई फिजिकल लोकेशन नहीं परचेज करनी, आपने कोई हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना, आपके पास एसेंशियल सर्विसेज है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं। यानी एक मिनिमम बजट के साथ भी अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी के पास 3 से 4 लाख रुपए भी हैं तो भी वो अपना एक IT स्टार्टअप जो है वो आसानी के साथ शुरू कर सकता है। दूसरा, इसमें आपके पास जो वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो भी मिनिमम आपको शुरू में चाहिए होती हैं किसी भी एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। यानी बहुत सारे लोग तो अपना इंडिविजुअल बेसिस पे भी जो है अपने इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो IT के लिए, स्टार्टअप के लिए ज़ाहिर बात है ज़रूरी है आपके पास आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो मोबाइल ऐप्स हो गई, वेबसाइट्स हो गए,
सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सारे जो हैं एक रोल प्ले करते हैं किसी भी एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो लोगों का ये चल रहा है कि वो उनकी अपनी एक ऐप बना लें, क्योंकि जाहिर बात है आजकल हर पाकिस्तान में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो वो अपनी ऐप के थ्रू जो है वो उस बिज़नेस को वो रन करना चाहते हैं, और सर्विसेज वो क्लाउड से परचेज कर लेते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यानी एक मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जो है वो हम आईटी स्टार्टअप जो है वो शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पास 15 इयर्स के साथ हम आईटी इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं। हमारा वेबसाइट का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, यानी डिफरेंट वेंचर्स जो हैं वो हम अपना एक रोल प्ले करते हैं इसमें। सॉफ्टवेयर में जाहिर बात है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो शेयर करते हैं, उस हिसाब से जो है फिर उनके सॉफ्टवेयर। अच्छा शिराज भाई, एक चीज़ और है कि आजकल हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है एप्लीकेशंस का। लोग मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं गेमिंग एप्लीकेशंस की बात करूं, बहुत ट्रेंडिंग है, और लोग गेमिंग एप्लीकेशंस बनाते हैं, फिर उसमें कमर्शियल आता है, वही उस स्पॉन्सर्स की सूरत में कि आप इतना पैसा डालेंगे या इसको खेलेंगे तो आपको इतनी अर्निंग होगी। ये क्या सिलसिला है? इसमें पैसे मिलते भी हैं, फिर अगर मिलते भी हैं तो कुछ अरसे बाद जो है वो नहीं भी मिलते, या डाटा शेयरिंग तो नहीं है, कोई ट्रैप करने का तरीक़ेकार तो नहीं है? इसको ज़रा सा प्लीज़ डिस्कस करें। देखिए, गेमिंग की इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में वो तो एक लार्ज इंडस्ट्री है, और ख़ास तौर पर जो अरसलान ऐश हैं जो टेकन के हमारे वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं माशाल्लाह, वो भी एक रोल मॉडल हैं। तो एक गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है एक यूथ, जब हमारी 50% के करीब हमारी जब यूथ है तो जाहिर बात है वो गेमिंग में इन्वॉल्व तो होना है। फिजिकल गेम्स पहले होते थे, हम बचपन में हम खेलते थे, लेकिन अब आस्ता आस्ता उसके साथ जो है वो ऑनलाइन गेमिंग्स का जो है वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सीडी लगा कर या इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर गेम सीडी लेके आते थे, उसको इंस्टॉल करते थे, और फिर ये डर के वो चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, फ्लॉपी पे भी गेम हुआ है? बिल्कुल, लोगों को, मुझे फ्लॉपी मैंने देखी है जब मैं छोटा था, आपने भी देखी होगी। बिल्कुल, हमने तो यूज करी है, यूज की है हमने तो यूज करी है। कभी हम बताते हैं कि हमने जो है वो 128 MB की USB यूज़ करी हुई, तो हंसती है मेरी बच्ची छोटी माशाल्लाह। तो वो यानी एक वो भी दौर था। आज फ्लॉपी में कितना होता था वॉल्यूम? कितना? 1.3 MB आई थिंक, 1.3 और 3 MB की आई थिंक होती थी। उसकी ज़्यादा स्टोरेज होती नहीं थी पिक्चर्स वगैरह के लिए, और डॉक्यूमेंट्स के लिए लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए जो है वो उसको यूज़ करते थे। बहुत खूबसूरत वक्त था। अच्छा शिराज साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाहर से बैठ के भी सर्वर्स और एप्लीकेशंस चल रहे हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये गेमिंग वाली एप्लीकेशंस का बताएं कि ये कितनी सिक्योर होती हैं, दूसरा जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होती हैं, बाइनेंस हो गई है और XYZ हो गई है, जहाँ पे एक्सनेस हो गई है, जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट उनकी डॉलर्स में हो रही होती है, प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं, तो ये एकदम से एप्लीकेशंस गायब हो जाना, बंद हो जाना, ये क्या चक्कर है? कोई स्कैम है ये? बिल्कुल, इसमें देखें जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे एक बड़ा डर होता है स्कैमिंग का, क्योंकि जाहिर बात है आप अपनी पेमेंट्स डिटेल्स शेयर करते हैं जब किसी के साथ, तो वो अनटिल एंड अनलेस आपके पास अगर एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है पेमेंट प्रोसेस करवाने का, तो आपकी जो प्राइवेसी है डेटा की वो ख़तरे में पड़ जाती है। आपका जो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे फ्रॉड भी कर रहे हैं। मींस कि आपके इस पे गेम खेलें, आपको ये प्राइस मिलेगा, आप इस तरीके परचेज़ करें, तो इस टाइप का फ्रॉड तो जाहिर बात है अराउंड खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये अराउंड द वर्ल्ड है। इसमें मैं खाली पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि इसमें जो सिक्योरिटी है उसमें जाहिर बात है किसी भी ऐप के लिए ज़रूरी ये है कि वो प्रॉपर फायरवॉल के थ्रू और अपना जो क्लाउड एनवायरनमेंट है, क्योंकि रैंसमवेयर हो गए, RDP अटैक्स हो गए, मल्टीपल अटैक्स हैं जो कि कंटिन्यूसली जो है वो आपके सर्वर्स को अटैक कर रहे होते हैं, तो इनके थ्रू फायरवॉल्स हो गए, आपके राउटर्स के थ्रू हम राउटिंग करके इनको सिक्योर कर सकते हैं, अपने इनको सिक्योर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शिराज साहब आपके वक्त का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रहा। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पे हमने बात की, हमने IT सॉल्यूशंस पर बात की, और हमने यूथ को एम्पावर करने की रखी है बात कि पोटेंशियल है, अच्छे पैसे बना सकते हैं, ख़ुद भी कमा सकते हैं, सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ को भी हम आवाम मजबूत कर सकते हैं, और बहुत कुछ है करने का। छोटा सा खित्ता है, लेकिन आपकी इतनी खूबसूरत बात लगी कि पाकिस्तान के जो यूथ हैं इनके पास बहुत पोटेंशियल है, और इनके पास बड़ा अच्छा दिमाग है। शायद तायुन सही नहीं हो पा रहा इन हालात में, डायरेक्शन हमें शायद सही नहीं मिल पा रही, लेकिन बेहतर होंगे मामलात। आज देखें ना, तारीख रकम हुई है 1 लाख हमने अबूर किया है KSE 100 इंडेक्स। ये कोई आसान काम नहीं है और आसान बात नहीं है।
छोटी सी हमारी अगर इकोनॉमी की हम बात करें। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से आईटी सेक्टर जो है हर सेक्टर के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, चाहे फाइनेंस हो, बिजनेस हो, बैंकिंग हो, XYZ। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है जिस तरीके से आपका सांस लेना इम्पॉर्टेंट हो गया है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं और ख़ास तौर पे जो PCB ने कुछ पॉलिसीज़ पे इन्हिसार किया है और कुछ चेंजेस हुए हैं, वो क्या हुए हैं, और क्रिकेट के हवाले से भी बात की जाएगी। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, बड़ी ज़्यादा खबरें हैं और ख़बरें भी गर्मा गर्म हैं, और वो खबरें हैं ख़ास तौर पे जो खेलों के मैदान से जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा हैपनिंग देख रहे हैं, और कितनी मस्बत है, कितनी मनफी है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। भारत की तो आपको बताएं कि भारत की हठधर्मी बरकरार है। नए फार्मूले पर भी एतराज़ उठा दिया गया है। नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें। चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तान का जो होम ग्राउंड है, होमलैंड है, वो कितना डैमेज होने का खदशा है एज फार एज कंसर्न द इमेज बिल्डिंग। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ताबिश मीर ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रोहिल इंतखाब साहब, एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरती के साथ आप लबकुशाई करते हैं। आपका प्रोग्राम मुख्तलिफ तर्ज पर मबनी होता है। आपसे पहले मैंने देखा कि IT से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही थी, तो आपने इस मॉर्निंग शो में ये रौनक बर्पा की हुई है कि हर मौजू पर उस संजीदगी के साथ आप गुफ्तगू करते हैं कि जो पूजा है उसको समंदर को पूरे पूजे में बंद कर लेते हैं। तो ये आपका फ़न है जनाब। सर, ये बस हमारी पूरी टीम की एक एफ़र्ट होती है और हम अपने नाज़रीन तक जो है ख़बर पहुंचाना और प्यारे अंदाज से, और आप जैसे हमारे प्यारे दोस्त हैं हलक़े में, और आपकी ये हुस्न नज़र है जो आप इसको इज़्ज़त बख्शते हैं। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। भारत किसी तरीके से जो है मानने को तैयार नहीं है। जो भी हम डायलॉग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमने कुछ नए तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भी थे, जाहिर सी बात है हम भी अपनी ऑब्जर्वेशंस रख सकते हैं, लेकिन इंडिया की हठधर्मी बरकरार है। कुछ मानने को तैयार नहीं है, कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। किस तरफ जा रहे हैं सर हम? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट आज से 8 माह पहले जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दील हुए और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब किया गया, उस वक्त ताबिश मीर वो वाहिद शख्स था जिसने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बंद दरवाजों में जा रही है, उस गली की तरफ जा रही है जो नो रिटर्न की तरफ है। उस वक्त भी मेरे साथ जो साबिक चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो मेरे साथ खड़े हुए थे। वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वजह यह थी कि इस वक्त जो लोग आपकी क्रिकेट को चलाते हैं वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को जानते ही नहीं है। वजह की बात यह है कि वो अपने साथ जो लोग लाए वो भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को जानते नहीं है। अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को क्रिकेट की हावरों नहीं है। वो जो COO आपने साथ लेके गए दुबई में ICC के इजलास में, उनको भी क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं। जो 6-8 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मौजूद थे एडवाइजर के तौर पे, फिर वो CEO बने सलमान नसीर, आपने उनको जब चैंपियंस ट्रॉफी का इतना संजीदा पेचीदा मामला सामने आया, आपने उन्हें एज अ CEO से हटा दिया और आप इन्हें ले आए सुमेर सईद साहब को। तो मुझे तो हैरत सबसे पहले ये हुई कि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी बड़ी तब्दीली आने इस वक्त पर आया क्यों की। दूसरा ये कि जो शख्स कह रहा था पिछले 2-2.5 महीने से, आप और हम मीडिया पर यही रिपोर्ट देख रहे हैं कि वो मुसलसल कह रहे थे मैं सर कटा दूंगा, मैं जो है मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। हम इस बात की बड़ी तायीद कर रहे थे, बड़े खुश थे। हम कह रहे थे नकवी साहब आप ये बात कह रहे हैं, वी आर विद यू, नेशन इज विद यू, पाकिस्तान नेशन इज विद यू, हम सब उनके साथ खड़े थे। लेकिन हाल ही में मेरी गुफ्तगू हुई चंद पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन से, तो उन्होंने बड़े जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिनमें खालिद महमूद साहब है, तौक़ीर ज़िया साहब है, आरिफ अली खान अब्बासी साहब। उन्होंने कहा, एहसान मानी साहब की मेरे पास कॉल आई, उन्होंने कहा ये क्या हो गया है जनाब, ये क्या करने जा रहे हो, ये क्या कर दिया नकवी साहब ने। वो हैरान थे नकवी साहब के इक़दामात पर। तो ये सारे सिनेरियो बड़ा खराब हो गया, और खराब 12 नकवी साहब ने खुद ने किया है। कल तक वो खुद कह रहे थे कि हिंदुस्तान आएगी तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी या फिर हम दस्तबरदार हो जाएंगे। अब वो दुबई में जाने के बाद उनका रंग तब्दील हो गया, उनका बयानिया तब्दील हो गया, उन्होंने यूटर्न ले लिया। और मैं हैरान हूँ, वो यूटर्न कैसे ले सकते हैं भाई, ये यूटर्न आपने नहीं लेना था। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ
सेक्रीफाइस कर दिया, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की कुर्बानी दे दी। आपको लाया इसलिए गया था क्योंकि आप पाकिस्तान की क्रिकेट की कुर्बानी नहीं देंगे, आप अगर हो सके तो आपकी कुर्बानी दे दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की नहीं दी जाएगी। ये वो खेल है जिसको 22 करोड़ अवाम दिलो जान से चाहती है। अलमिया है पाकिस्तान का, जिस चीज को लोग पसंद करते हैं उस चीज को जो है ना जाने क्यों दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। एक मारूफ क्रिकेटर है, आपको पता है वो किधर है, एक साबिक वजीर आजम जो है वो आपको पता है किधर है। और इसी तरह जो है क्रिकेट अब जो पाकिस्तान के दिलों में राज करती है, अब उसको भी बंगली की तरफ ले जाया जा रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ। उन लोगों से मेरा सवाल है जो क्रिकेट को चाहते हैं, पसंद करते हैं। अब देखें कितना ट्रोल हो रहे हैं मोहसिन रजा नकवी साहब, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे उन्हें कितना ज्यादा क्रिकेट के हवाले से ट्रोल किया जा रहा है। तो पहले सोचना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि अगर इक्वालिटी पर बात की जाएगी तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैचेस होंगे, और वो मैचेस ये होंगे कि हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। आपका तो ये बयानिया ही नहीं था, आपको तो हिंदुस्तान की टीम को यहाँ लाना था। अगर हाइब्रिड मॉडल ही था तो नजम अजीज सेठी साहब, ज़का अशरफ साहब, ये सारी चीजें वो कर चुके थे। लेकिन आपने ड्रामा रचाया, आपने ड्रामा ये रचाया, आप खबरों में इन होना चाहते थे, आप पर वैसे ही सियासी तौर पर क्रिटिसिज्म हो रहा था। आपने चाहा किसी तरह उस क्रिटिसिज्म से बचने के चक्कर में मैं यहाँ जो है थोड़ी आवाम की फेवरेटिज्म हासिल कर लूं, सॉफ्ट कॉर्नर मुझे मिल जाए। अब ये भी सॉफ्ट कॉर्नर जो है उनके गले आ गया है और दोनों तरफ सब तनकीद का सामना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर नकवी साहब जो है वो शदीद तनकीद की जद में होंगे, और आप भी शायद सुर्खियां देख रहे होंगे, आप भी सोशल मीडिया पर जो है बाकायदा ट्रेंड्स देख रहे होंगे, ट्रोलिंग देख रहे होंगे कि क्या कर चुके नकवी साहब। अच्छा ताबिश, ये बताइए कि जय शाह को बतौर चेयरमैन आईसीसी चार्ज संभाल लिया गया है और वो बाकायदा मनसब पे बैठ चुके हैं। अब वो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग करेंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, आपको पता है कि वो हिंदुस्तान किसी सूरत ये पाकिस्तान को हर जगह से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और कोई मौका नहीं होता इंटरनेशनली जहां पर वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे या पाकिस्तान की का जो इमेज है उसको दागदार करने के लिए अपना किरदार अदा करे। ऐसे में जय शाह का किरदार क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जय शाह का किरदार आपके और मेरे सामने है, और माजी से लेकर आज तक आप देखें उन्होंने कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात तो दूर की बात है, पाकिस्तान को जो राइट्स थे उसमें भी मुदाखलत करके वो राइट्स से हमें जो है दूर किया। माजी का आपको किस्सा मालूम है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जब वो सरबराह थे, उन्होंने उस वक्त के चेयरमैन थे नजम अजीज सेठी साहब, और उन्हें हाइब्रिड मॉडल पेश करने पर जोर डाला और वो करके दिखाए। फिर इसके बाद हिंदुस्तान टीम जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेली, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ियों को क्रैम्प्स हुए, उनके दीगर फिटनेस के मसाइल सामने आए, और बाद में आप 2023 में ज़का अशरफ साहब के जो टेन्योर आया तो उसमें आपको हिंदुस्तान अपनी टीम ले जानी पड़ी। और अब भी अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ हिंदुस्तान से लिखवा लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। माजी में भी आपने जब जब ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी चीज लिखवाई तो आईसीसी एक बगल बच्चा है हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और वो वही चाहता है जो बीसीसीआई चाह रही होती है। और अब आप देखें जय शाह जिस तरीके से आए हैं, आपको क्या लगता है ये फाशिस्ट नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, जिनके टीम मेंबर हैं अमित शाह और उनके बेटे जय शाह, क्या वो पाकिस्तान को तनहा छोड़ेंगे, आइसोलेट करने अच्छा, के ये लिए? बता दें ताबिश, इतलात क्या आ रही हैं, ज़राए क्या बता रहे हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी है पीसीबी और भारतीय बोर्ड में डेडलॉक बरकरार है, और आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला कर लिया है। ये बोर्ड मीटिंग कब मुत्तवक्के है, और जो फैसला किया गया है इस हवाले से कोई एजेंडा शेयर हुआ है पीसीबी को या आईसीसी की तरफ से? इम्कान तो यही है कि आज या कल में या फिर कल शाम तक जो है आईसीसी की जानिब से शेड्यूल इस इवेंट का जारी कर दिया जाएगा, ये डेडलॉक खत्म कर दिया जाएगा। और आप चेहरे पढ़े रोहेल इंतखाब साहब, आप बड़े खूबसूरत इंसान हैं, आप लोगों के चेहरे पढ़े, जो चेहरा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि हिंदुस्तान की टीम भी यहाँ होगी, आईसीसी का काम है लेकर आना, आज वो कह रहे हैं ऐसी बातें ना करें। आज वो कह रहे हैं कि बस ताबिश चेहरे ही पढ़ सकते हैं, अब हम इतने और कुछ तो कर नहीं सकते, सिर्फ तासुरात देख सकते हैं, चेहरे पढ़ सकते हैं, आगे कोई बात नहीं कर सकते। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया ताबिश मीर साहब, बहुत मस्बत और बड़ी बेहतर प्रोडक्टिव गुफ्तगू आपसे स्पोर्ट्स पे हो रही है। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। नाज़रीन, होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।